हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवोरा। आप सबका स्वागत है सवाल रोजी रोटी का इस कार्यक्रम के अंदर। लाउड टीवी पे दर्शकों आपका स्वागत है। और इससे पहले कि मैं एक बहुत खास प्रोग्राम क्रिप्टो करेंसी के ऊपर प्रारंभ करूं, आप सबसे गुजारिश, रिक्वेस्ट, प्रार्थना, जिन्होंने भी लाउड टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। और जिन्होंने मेरा जो चैनल है न्यूज टाइम दिनेश केवोरा और न्यूज वर्ड जिसके लिंक्स नीचे दिए गए हैं उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको भी सब्सक्राइब करें। निष्पक्ष पत्रकारिता को बढ़ावा दें, निर्भीक पत्रकारिता को बढ़ावा दें। और अगर आपका हमें सहयोग मिलता रहेगा तो हम आपके सामने बेहतरीन कार्यक्रम बेबाकी के साथ लेकर आते रहेंगे, और खास तौर से एक क्या कहते हैं, एक अतुलनीय मेहमानों के साथ। बात क्रिप्टो करेंसी की है, बात कुछ ऐसे विषय की जिसमें आप सबका इंटरेस्ट है। लेकिन इससे पहले मैं अपने जो खास मेहमान हैं, विद्वान हैं, उनका परिचय करवा देता हूं। श्री नयन पारिक जी। नयन जी, स्वागत है। दिनेश भाई, थैंक यू सो मच। नयन भाई भारत के एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट यानी कि अर्थशास्त्री हैं, स्ट्रेटजिक गुरु हैं, मैनेजमेंट गुरु हैं। कई राज्य सरकारों के लिए देखा जाए तो इकोनॉमिक एडवाइजर का कार्य कर चुके हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट संभाल चुके हैं जो राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं। तो हमें बहुत खुशी है कि एक हमारे साथ एक ऐसा विद्वान मौजूद है जिसको कहा जाए अर्थशास्त्र की या इकोनॉमी की, हमारी जो अर्थव्यवस्था के जो गूढ़ पन्ने हैं उनकी गहरी समझ है। नयन भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज का विषय क्रिप्टो करेंसी का है और थैंक यू सो मच। बहुत बातचीत हो रही है, बहुत गहमा गहमी है। सुना है हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी उसके ऊपर एक मीटिंग बुलाई है और आरबीआई के गवर्नर भी उसमें इन्वॉल्व हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, कुछ कमेटी बिठाई गई हैं। भारत के एक बहुत बड़ा तबका, करोड़ों की बात करूंगा, जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर कहते हैं कि इन्वेस्ट कर चुका है। और ये भी सुनने में आया कि इसको शायद ई कॉमर्स का दर्जा दिया जाएगा। अब बड़ी बड़ी बातें निकल कर आ रही हैं। और आप तो खुद क्रिप्टो करेंसी के साथ बहुत क्लोजली एसोसिएटेड हैं। तो क्या कहते हैं कि फर्स्ट हैंड अकाउंट जो होता है वो हमेशा बेहतर होता है एक एकेडमिक अकाउंट की वजह से। लेकिन मैं एक डिस्क्लेमर पहले से दे दूं इस प्रोग्राम के अंदर कि हम जो भी बात करेंगे वो एकेडमिक इंटरेस्ट से करेंगे। हम किसी को कहीं भी इन्वेस्ट करने की कोई सलाह नहीं दे रहे हैं। हर व्यक्ति अपने विवेक का, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करे कहाँ उसको इन्वेस्ट करना है, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, स्टॉक्स हो या क्रिप्टो करेंसी हो। उसमें जो रिस्क इन्वॉल्व है उसको पहले से पढ़ लें, देख लें। क्योंकि हम कोई भी क्रिप्टो करेंसी या कोई भी स्टॉक या कोई भी चीज किसी को कोई भी अपने चैनल के द्वारा रिकमेंड नहीं कर रहे हैं। ये हमारा डिस्क्लेमर इस प्रोग्राम के अंदर है। तो नयन भाई, पहले बताइए क्रिप्टो करेंसी भला क्या है और क्यों हमारे दिलो दिमाग के ऊपर ये छाया हुआ है। हर हिंदुस्तानी आज इसकी बात कर रहा है, टेलीविजन पे प्रोग्राम्स हैं, यूट्यूब चैनल्स पे प्रोग्राम है, अखबारें भरी हुई हैं इससे आज की डेट में। सर बताइए सही, ये किस चिड़िया का नाम है और क्या चीज है अल्टीमेटली ये? एक तो जैसे आपने कहा, वो प्रोग्राम का नाम हमारा सवाल रोजी रोटी का है, बाकी जी। का सवाल क्रिप्टो करेंसी का है। सवाल साथ साथ में है 10 करोड़ हमारे भारतीय इन्वेस्टर्स का। दस सवाल है करोड़ उनके 10 करोड़ भारतीय इन्वेस्टर, क्योंकि आज जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर है उससे भी ज्यादा इन्वेस्टर्स क्रिप्टो करेंसी में आ गए हैं। क्या बात है। और इन्वेस्टमेंट का जो सवाल है 6 लाख करोड़ रुपए का, 6-7 लाख करोड़ रुपए ऑलरेडी हमारे सबके गए हुए हैं। तो मैं समझ रहा हूँ एवरेज इन्वेस्टर के पैसे जो है वो कहीं 1 लाख से कम है। तो हमारे छोटे छोटे जो इन्वेस्टर्स है, और आज की तारीख में आपने जैसे कहा चर्चा में है क्रिप्टो करेंसी, लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि बाकी के एडवांटेज दे गए, हम लोग रह गए हैं। तो ये सब चीज़ों का जो अभी असमंजस चल रहा है उसमें मैं समझ रहा हूँ कि आपने ये बहुत सही टॉपिक चुना है। और जो हमारे लाउड टीवी के दर्शक हैं, मैं समझ रहा हूँ इससे एटलीस्ट वो समझ पाएंगे कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। बाकी आपने बहुत सही फरमाया कि उनको खुद का डिसीजन लेना है। ये जो है वो इन्वेस्टमेंट रिस्क का मैटर है, रिवॉर्ड का मैटर है, रिटर्न का मैटर है। तो आप अपने अनुसार जो है वो नक्की करिए, आपको रिस्क लेना है, कितना लेना है, आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में क्रिप्टो करेंसी को स्थान देना है, वो सब आपको नक्की करना है। हम तो ये कर सकते हैं कि आपको बता सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। जी। मैंने खुद ने थोड़ा सा जो इन्वेस्ट किया है, मेरे अनुभव की थोड़ी सी बात मैं कह सकता हूँ कि इसमें
जो इन्वेस्ट करने के प्लसेस एंड माइनसेस है वो। पर पहले तो आपने कहा कि क्रिप्टो करेंसी है क्या, है ये क्या? किस चिड़िया का नाम है। जी। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो अभी प्राइम मिनिस्टर ने बोला था और जो अभी एक स्टैंडिंग कमेटी पार्लियामेंट की थी उसने जो बहस की थी, उससे मुझे लग रहा है कि हमारे सरकार का रवैया उस डायरेक्शन में जा रहा है कि इसको करेंसी के तौर पे शायद मान्यता न मिले। तो इसमें आप कोई पेमेंट नहीं कर सकते, ऐसे लग रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि शायद ये टेरर फंडिंग में यूज होगा, शायद ये इसको 2 नंबर के धंधे में यूज होगा, स्मगलिंग के लिए होगा। इसीलिए मैं समझ रहा हूँ कि सरकार का रवैया अभी ये लग रहा है कि क्रिप्टो जो है उसमें से करेंसी वाला पार्ट रिमूव कर दिया जाएगा। मींस इन इंडिया यू कैन नॉट पे थ्रू क्रिप्टो। तो आप जैसे दुबई में काम कर रहे हैं और आपको घर पैसे भेजने हैं तो आप क्रिप्टो करेंसी से शायद ना भेज पाए, बट दे आर एक्सेप्टिंग इट एज एन असेट। दे आर सेइंग दैट इसको एक एसेट के तौर पे, इसको एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। और मैं समझ रहा हूँ कि ये सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है, क्योंकि हमारे जो 10 करोड़ लोग हैं वो इन्वेस्ट इसमें इन्वेस्टमेंट के तौर पे या एसेट के तौर पे कर रहे हैं। बहुत कम है, मेरे ख्याल से एक राजकोट में रेस्टोरेंट है जो कि क्रिप्टो में पैसे एक्सेप्ट कर रहा है, पर मेरे ख्याल से 1-2 के अलावा गुजरात में कोई ऐसे एस्टेब्लिशमेंट नहीं है और इंडिया में भी कमी होंगे जो कि क्रिप्टो में अपनी सर्विसेज का पैसा एक्सेप्ट करेंगे। एलन मस्क ने कभी टाइम टू टाइम डिक्लेयर किया है कि उनकी गाड़ी का बुकिंग क्रिप्टो के फॉर्म में होगा, नहीं होगा, पर मैं समझ रहा हूँ कि इंडिया में ये रुख लग रहा है कि करेंसी वुड बी परहैप्स आउट, क्रिप्टो वुड बी एक्सेप्टेड एज एन इन्वेस्टमेंट, एज एन एसेट क्लास। और इसीलिए मेरे समझ में ये है कि हमारे 10 करोड़ लोग जो इन्वेस्टमेंट के तौर पे क्रिप्टो पे पैसे लगाए हुए हैं उनको दिक्कत नहीं होगी। मुझे लग रहा है कि पूरा बैन इंडिया में नहीं होगा। और आरबीआई का मानना है कि ये थोड़ा सा सीरियस कंसर्न्स हैं उनके। मैं समझ रहा हूँ वो कंसर्न्स के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जगह अभी लग रहा है कि शायद सेबी को इसका रेगुलेटर बनाया जाएगा या कोई नई एक रेगुलेटरी एजेंसी बनाई जाएगी जो कि इसको जो उसका अनरेगुलेटेड अभी डीलिंग है वो कम हो। क्योंकि अभी आपने देखा हो, शायद सुना हो, मुझे पता नहीं, पर हमारे जो टीवी के दर्शक है उनको मैं बताना चाहूंगा कि एक जो स्क्विड गेम्स करके एक बहुत ही शो पॉपुलर हुआ है कोरियन, तो जी। स्क्विड गेम पॉपुलर होने से एक स्क्विड गेम क्रिप्टो करेंसी आ गई ओ और गॉड। जैसी वो मार्केट में आई वो इतनी छा गई, और जैसे छा गई उसके बाद वो 2-2.5 हजार करोड़, $2-2.5 पे वो बिकने के बाद 5 मिनट में वो जीरो पे आ गई। तो ओ नो। क्विड गेम करेंसी का, क्रिप्टो का इतना जल्दी आना और एकदम डिसअपियर हो जाना, उसमें लोगों के बहुत सारे पैसे गए। पर मैं समझ रहा हूँ कि ऐसा जो अनरेगुलेटेड है कि कल को दिनेश भाई और नयन भाई को लगे कि हमारी एक डीएन क्रिप्टो करेंसी करी जाए और हम लोग लॉन्च कर दें और उसमें हमारे जो इनोसेंट इन्वेस्टर्स है वो कहीं ना फंस जाए। और आजकल एडवर्टीजमेंट का बहुत जोर है क्रिप्टो करेंसी के बारे में। ऐसी एडवर्टीजमेंट आती है कि आप इन्वेस्ट करो और आपको इतने लाख मिल जाएंगे या इतना इंटरेस्ट मिल जाएगा। वो सबसे मैं समझ रहा हूँ एक जो लुभावनी परिस्थिति हो रही है जिसमें सबको लग रहा है कि इसमें मैं 100 रुपये भी लगाने के लिए तैयार हूँ और उसके 200 हो जाएंगे। ये जो माहौल है मेरे ख्याल से उसमें हमारे शो के द्वारा मैं उनको बताना चाहूँगा कि इसके रिस्क क्या है, इसके रिवॉर्ड क्या है, क्या ध्यान रखना चाहिए, कैसे इंडिया में सिचुएशन अनफोल्ड होगी। मेरे ख्याल से 1 महीने में शायद क्रिप्टो का बिल इंट्रोड्यूस हो जाना चाहिए और पार्लियामेंट में जब हम महीने के बाद ये शो करेंगे तब हम एक्चुअली डिस्कस करेंगे कि क्रिप्टो बिल में अब नए नए क्या प्रावधान है। तो मैं समझ रहा हूँ कि हम लोग बहुत एक इंटरेस्टिंग मोड पे हैं अभी। और हमारे लाउड टीवी के दर्शक को, सवाल रोजी रोटी नयन देखने भाई, वालों को हम लोग नयन बताना भाई, चाहेंगे कि इसमें क्या हो रहा है। एक सवाल उठता है कि हम लोग जो करेंसी यूज करते हैं वो करेंसी नोट होते हैं, सिक्के होते हैं, मतलब डॉलर है, रूपी है, या अभी नए फॉर्म में हम अपने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को करेंसी के रूप में यूज कर लेते हैं। तो ये क्रिप्टो करेंसी मतलब कैसे इनसे अलग है? ये कोई हाथ में आने वाली चीज है या कोई नेट पे कोई चीज ऑपरेट होती है? हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल करेंसी वी यूज एवरी डे सर? देखिए, नॉर्मल करेंसी में मैं एक आपको फर्क ये समझाना चाहता हूँ कि हम लोग जो रुपए देने में यूज करते जी। हैं उसकी जगह यदि जब आप बैंक पासबुक लेते हैं तो क्या होता है, बैंक पासबुक में एक सिर्फ बैंक कहती है कि आपके अकाउंट में इतने पैसे और आप मान लेते हैं। आप वर्चुअली कभी गिनते नहीं है कि मेरे बैंक ऑफ बड़ौदा में से 2 लाख रुपए है, तो वो 2 लाख रुपए तो आप देखते नहीं है। उसके नहीं। बाद मैंने 1 लाख रुपए दिनेश साहब को ट्रांसफर कर दिए और 1 लाख रहे तो मेरे पास सिर्फ एक लेजर रहता है
एक तसल्ली रहती है, एक दिमाग में विश्वास रहता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने बोला है तो वो मेरे पैसे है। आप जो नोट है वो तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक चलन है जो कि हम लोग देते हैं और समझते हैं, पर ये जो आप बैंक पासबुक के तौर पे बैंक में अकाउंट में जो पैसे रहते हैं वो हम कभी नहीं देखते हैं। ये वर्चुअल है, तो कोई बैंक नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है। हम सब जो मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स है उसमें इसकी एक वर्चुअल लेजर बनी रहती है, अच्छा। जिसमें कितना मेरा बैलेंस है वो मैं ट्रांसफर करूंगा तो दिनेश भाई के अकाउंट में आ जाएंगे। Those virtual balances are maintained over millions of computers and therefore it cannot be changed by anybody. सर अगर And मुझे जो कंप्यूटर नहीं ट्रांजैक्शन आता आता है है, वो सब एक उस पे लेजर पे रहता है। सर अगर मुझे कंप्यूटर नहीं आता है और मैं चौथी क्लास पास या व्यक्ति हूँ और मुझे मोबाइल भी ऑपरेट करना बहुत कम आता है, टच बटन वाला मैं यूज करता हूँ, तो मतलब मैं क्या उसको ऑपरेट कर पाऊंगा क्या उसको? इज इट पॉसिबल फॉर मी एज ए कॉमन मैन? आपने ये बहुत सही सवाल करा और मैं समझ रहा हूँ कि हमारे जो दर्शक हैं उनको भी ये असमंजस होगा कि आप यदि इस चीज को नहीं समझते तो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल पहले इस चीज को समझिए और सीधे क्रिप्टो में मत जाइए। क्योंकि यदि आपको फोन, कंप्यूटर, पासवर्ड, इंटरनेट ये सब चीजों की समझ नहीं है तो पहले तो वो समझ लीजिए, और वो समझने के बाद, वो कंफर्ट होने के बाद भी मैं समझ रहा हूँ कि एक आध आपके यंगर जनरेशन के, आपके बेटे हो, आपके कोई यंग रिलेटिव हो, उनको जोड़िए। क्योंकि हमारे लोगों की टेक्निकल कैपेबिलिटी एट टाइम्स वो बैंडविड्थ कम होती है, और ये समझ में ना हो तो जो भी पैसा आपने डाला उसके बाद इसका कोई भी रिड्रेसल है नहीं। तो जो क्रिप्टो में बिटकॉइन है जो कि सबसे बड़ी करेंसी है, उसके जो इनोवेटर थे उनका चेहरा आज तक किसी ने देखा नहीं, सिर्फ नाम है। तो ये समझिए कि ये कोई ऐसी बैंक नहीं है जो आप वहां जाके देख सकते हैं। वो कोई तकलीफ, आपकी पैसे इधर उधर हो गए तो आप किसी को जाके पूछ सकते हैं, वो रिड्रेसल बिल्कुल नहीं है। ये फेसलेस है, तो ऐसा नहीं है कि आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास चले गए, सरकार के पास चले गए। ये टेक्नोलॉजी में आप किसके पास जाएंगे? आपके वर्चुअल, जैसे आपने पासवर्ड भूल गए आप, तो वो पैसे आपके बिल्कुल गए। क्रिप्टो में पासवर्ड लूज होने के कारण लोगों के कई कॉइन्स चले गए, और चले गए कहाँ? इट इज इन थीन एयर, आपको ना देखा ना कुछ, आपके पैसे है वो जीरो हो गए। तो सर इसीलिए मैं समझ रहा हूँ कि इसको बहुत ही समझ के, उसकी जो आपने जैसे कहा एक रेगुलेटरी, आपने जो पहले तो आपने डिस्क्लेमर कहा, उसके साथ ही इस चीज को बहुत ही सीरियसली समझ लेना जरूरी है कि आप यदि कंप्यूटर पे, यदि इंटरनेट पे, यदि पासवर्ड के ऊपर कंफर्टेबल नहीं है वर्चुअल चीजों के, तो ये आपके लिए नहीं है। अभी थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा कंफर्ट वहां डेवलप करिए, उसके बाद आप इसमें कूदिए। सर क्या कोई इसमें ऐसा सिस्टम है कि जैसे कि हम एक, सपोज करो मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूँ, चौथी क्लास, छठी क्लास, 10वीं क्लास पास हूँ, लेकिन मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ, लेकिन उसके लिए मेरे पास एक सुविधा है, बैंक मुझे कहता है डीमैट का अकाउंट खोल लो, तो उसके द्वारा मैं कम से कम ये है कि थोड़ी सुविधा हो जाती है, मैं बता देता हूँ भाई आप इन्वेस्ट करते रहिए और जो कुछ हो मुझे दे दीजिएगा। तो कोई यहाँ भी ऐसा कोई डीमैट का अकाउंट है क्या, कि एक जो व्यक्ति इतना वेल वर्स ना हो, क्या कहते हैं कि अपना क्रिप्टो करेंसी के साथ में, हमें वेबसाइट का नहीं पता है, हमें कैसे प्रोग्राम्स बनाने हैं वो नहीं पता है, कैसे इन्वेस्ट करना है वो नहीं पता है, तो फिर क्या कोई ऐसा सुविधा केंद्र है कहीं पर जिसके द्वारा हम ये कह सके आप तो थोड़ा अनुभव है आपके पास इन चीजों का, तो थोड़ा सा शेयर करना चाहेंगे दर्शकों के साथ में? देखिए, अभी 10 से 15 ऐसे एक्सचेंजेस ऑपरेट कर रहे हैं इंडिया में, जी जी जिसके थ्रू आप ये क्रिप्टो करेंसी का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जी और अभी दे हैव अट्रैक्टेड फंडिंग और यूनिकॉर्न होने में है, तो इनके पास एक ट्रेजरी फंड्स अवेलेबल है। और मेरे ख्याल से अभी जो क्रिकेट की खेल हुए थे उसमें उन्होंने काफ़ी हद तक लोगों को अवेयरनेस स्प्रेड की है, उसकी एडवर्टीजमेंट काफ़ी थी। ऊपर से उस एडवर्टीजमेंट के चलते सरकार भी एकदम जागरूक हो गई कि भाई इसमें कोई लुभावनी एडवर्टीजमेंट के द्वारा हमारे इनोसेंट इन्वेस्टर्स तो कहीं ना फंस जाए। तो जी ये सब के कारण एटलीस्ट एक अवेयरनेस हुई है। पर आप जो प्रश्न कर रहे थे वो ये था कि भाई यदि आप वो एक्सचेंज पे जाएं, वर्चुअल है, आप फोन पे वो वहां पहुंच जाए, उसके बाद आपका केवाईसी होता है, और केवाईसी के बाद आपके बैंक अकाउंट से पैसा जो भी वो एक्सचेंज होता है उसके वॉलेट में चला जाता है। तो वो बाई योर केवाईसी यू आर गिवन आपका डीमेट अकाउंट बन गया केवाईसी जी के बाद वो एक्सचेंज में, और वो एक्सचेंज में फिर आप अपने जो पैसे बैंक अकाउंट से वो उस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं,
और वंस यू आर ऑन दैट कॉइन एक्सचेंज में, जैसे आपने अपना 1 लाख रुपया डाल दिया और कॉइन एक DCX के या कोई भी एक्सचेंज पर आ गया, वहां से फिर आप नक्की करेंगे कि आपको बिटकॉइन लेने हैं, आपको रिपल लेने हैं, आपको इथीरियम लेने हैं, क्या क्या, जैसे आप रिलायंस ले रहे हैं, बाकी के स्टॉक ले रहे हैं, ऐसे जो भी 5-10 नोन कॉइन्स है उसमें से आप नक्की करेंगे कि मुझे इसमें इतने का इन्वेस्टमेंट करना है, और वो आपके अकाउंट में जमा हो जाएंगे। तो आपको पता लग जाएगा कि आपके बैंक अकाउंट में जो 1 लाख रुपए थे वो कल ये एक्सचेंज पे ये सब कॉइन के फॉर्म में आपके पास 0.0 ये हो गया बिटकॉइन, ये रिपल हो गया, ये इथीरियम हो गया। दैट इज हाउ यू वुड, वो एक स्टेटमेंट होगा। उसके बाद जब आप बेचेंगे तब वो बेच के आपका पैसा जो है आपके जो अकाउंट है उसमें ECS से आ जाएगा। तो दैट इज द प्रोसेस, सिंपल है पर इसको समझने की जरूरत है। और यदि आपके कहीं भी कंफर्ट नहीं हो और यदि आपके पासवर्ड गुम हो गए तो आपके पास फिर जाने के लिए कोई जगह नहीं है जहां से आपको ये पैसे मिल सके वापस। तो कोई मतलब रिड्रेसल मैकेनिज्म नहीं है, कोई ओम्बड्समैन नहीं है, कोई ऐसी संस्था नहीं है जहां पर आप टेलीफोन करके कांटेक्ट कर सकें, या आप कई बार जैसे मेल्स में रहता है फॉरगॉट पासवर्ड, तो हम उसको रीजनरेट कर सकते हैं अपने टेलीफोन नंबर मेल्स के द्वारा। तो ऐसी कोई सुविधा नहीं है वहां पर? जो है वो भी बड़ी मुश्किल है। जैसे आपको लगा कि भाई आपके पैसे गुम हो गए, पहले तो एक रिस्क समझिए, जैसे आपका वो स्किड गेम का कॉइन आपने लिया था, हाँ 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 आपने हाँ 1 लाख हाँ। रुपए अपने अकाउंट में डाले और भगवान ना करे आपने तब ऐसा डिसीजन लिया कि भाई अब मुझे स्क्विड गेम वाला कॉइन लेना है, तो आप कॉइन लिया और उसके बाद उसका पैसा, कॉइन की वैल्यू ही 0 हो गई। तो फिर एक्सचेंज मदद नहीं कर सकता, कोई भी मदद नहीं कर सकता। इट इज लाइक एन IPO विच वेंट बस्ट, तो आपका पैसा जी। गया। दूसरा ये कि ये आपका कॉइन आ गया था, पर कॉइन आने के बाद आपके जो पासवर्ड है वो चले गए। तो अब ये क्योंकि वर्चुअल करेंसी है, आपको वो पासवर्ड खोने के बाद पैसे मिलने की, आपके कॉइन मिलने की उम्मीद मैं समझ रहा हूँ 1% है। 99% आपको ये नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको वो टेलीफोन पे कहीं 5 बार पूछेंगे, बाकी की चीज पूछेंगे, आपको ये पासवर्ड के बारे में पूछेंगे। इनफैक्ट अभी मेरा फेसबुक का पासवर्ड मेरे से गुम हो गया था और वो करते करते 6 महीने मुझे लग गए। और उन्होंने पूछा कि आपने पासवर्ड का आपके क्या पिताजी के बर्थडे का सोचा था या आपके गांव का नाम का करा था। अब वो आपको कहीं याद ना हो और उसके द्वारा यदि आप अपने पासवर्ड को रिक्रिएट न कर पाए तो आपका पैसा भी गया और सब चीज मुश्किल में आ जाएगी। ये बात तो आपने बड़ी सही कही है। तो इसमें अभी इसका मतलब टेक्निकली बहुत सारी चीज़ें करनी बाकी हैं, और अगर आप थोड़े से भी सोफिस्टिकेटेड नहीं हैं, तो पैसा आने की बजाय जाने का चांस इसमें ज़्यादा हो सकता है। तो नयन भाई का कहना ये है कि आप थोड़ा-सा समझ जाइए, पहले टेक सेवी बन जाइए, तब इसके अंदर एंटर करने की सोचिए। या फिर कोई जो इन्होंने कहा है कि कुछ इसके स्टॉक एक्सचेंजेस भी आ गए हैं, जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE है, तो सुना है आजकल इनके भी स्टॉक एक्सचेंज आ रहे हैं, कुछ नाम इन्होंने बताए भी थे। और कुछ जो नाम बिटकॉइन वगैरह हैं, हमारे पास कुछ सवाल आए थे कि जिसमें लोगों ने पूछा है कि ये मिंटिंग क्या होता है, माइनिंग क्या होता है, कि इसको सिक्कों को माइन कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सवाल थोड़ा गहरा सवाल है, इसको हम एक और एपिसोड के लिए छोड़ देंगे, कि जहाँ पर हम डिटेल में दर्शकों उसके बारे में बात करेंगे कि ये माइनिंग ऑफ कॉइन वगैरह या मिंटिंग ऑफ कॉइन, मुझे इतना ज्ञान नहीं है इन चीज़ों का। नयन भाई हमारे एक्सपर्ट हैं, बताएँगे उसको। एक और एपिसोड करेंगे इसके ऊपर जब, तो तब आपको बताएँगे। अभी एक इनिशियल बातचीत, सिर्फ़ एक क्या कहते हैं कि कर्टन रेज़र कह सकते हैं, कि हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप इस चीज़ को पहले समझिए। एकदम से एंटर मत कर जाइए झोंक में होके कि मेरा पड़ोसी चला गया, पड़ोसी का पड़ोसी चला गया, मेरा मित्र चला गया, मित्र का मित्र चला गया। तो कहीं ऐसा ना हो कि वो मित्रों के जाने के चक्कर में पीछे-पीछे जाके आप भी उसी अंधेरे में गुम ना हो जाएँ। एक चीज़ और निकल कर आई थी कि लोग अभी बैंकों से पैसे निकाल कर अलग-अलग जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, और कुछ मेरे पास डेटा आए हैं RBI के और बैंकों के, जिसमें बताया गया कि पिछले साल 2020 के पहले 7 महीनों में, जनवरी से जुलाई तक, बैंकों में पैसे जमा किए गए थे आम आदमी के द्वारा 7.25 लाख करोड़। और इस साल ये पैसे घटकर 5.9 लाख करोड़ हो गए हैं। 1,35,000 करोड़ कम हो गए 7 महीने में जो लोगों ने बैंकों में जमा किए। यानी कि उम्मीद करेंगे कि 2 लाख करोड़ इस साल कम जमा होंगे आम जनता के द्वारा बैंकों में। तो क्या नयन भाई ये पैसा कहीं डाइवर्ट हो रहा है? कहाँ जा रहा है?
जैसे आपने कहा कि वो 1 लाख करोड़ के आसपास का जो कम हो गया पैसा, मैं समझ रहा हूँ कि सामने आप यदि क्रिप्टो करेंसी देखें तो उसका कहीं इससे भी ज्यादा बढ़ा होगा। तो मैं समझ रहा हूँ हाँ। कि एक तो बैंक के जो गए वो पैसे कहीं जाके क्रिप्टो में होने की संभावना मुझे बहुत लगती है, क्योंकि आज की हम्म। आपने जो 7 लाख करोड़ का बोला जो बैंक में थे, वो कहीं 7 लाख करोड़ आज इन्वेस्टमेंट है क्रिप्टो में टोटल। पर यदि 1 साल में जो बढ़ोतरी हुई उसका आप देखें, क्योंकि ये थोड़ा सा अनरेगुलेटेड मार्केट है, उसके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरह कोई ऑथोराइज फिगर्स है नहीं, ना सरकार के कोई ऑथोराइज फिगर है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट वर्चुअल चीजें हैं। पर मैं समझ रहा हूँ कि पक्का पिछले 1 साल में ये 1-1.5 लाख करोड़ रुपया बढ़ा होगा। तो मोटा मोटी आप समझ सकते हैं कि जो बैंक में कम हुआ वो पैसा कहीं क्रिप्टो में बढ़ा है, और कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में मेरे ख्याल से अभी इतना नहीं बढ़ा जितना क्रिप्टो में बढ़ रहा है, क्योंकि क्रिप्टो इज नाउ इवन मोर प्रेफर्ड देन स्टॉक मार्केट, क्योंकि उसमें जो जी। रिटर्न्स है वो कहीं इतने ज्यादा आप देख रहे हैं और वो बहुत ही वॉलेटाइल है। तो इसलिए जैसे आपने आगे कहा कि भाई एक तो आपको अपना टेक्नोलॉजिकल लेवल देखना है कि आप टेक्नोलॉजिकली इसको समझते हैं और आर यू टेक सेवी और नॉट, और दूसरा ये समझना है कि आपकी रिस्क की एपेटाइट क्या है। तो यदि आपके पास 100 रुपये है तो मैं समझ रहा हूँ कि आप 1 रुपया डाल रहे हैं क्रिप्टो में या उससे भी ज्यादा डाल रहे हैं, तो वो पैसे डालिए जो कि आपको खोने से कहीं सेहत पे असर ना पड़े। मैं समझ रहा हूँ कि आपकी रिस्क और वो जो ग्रीड क्या है, तो रिस्क की एपेटाइट आपकी क्या है वो देख लें। और आपका सामने यदि हायर रिटर्न के लिए मन है तो ये समझिए कि रिटर्न एंड रिस्क गो टुगेदर। तो इसीलिए जहां आपके पैसे डबल होने के चांसेस है वहां आपके पैसे आधे होने के भी चांसेस है। रिस्क एंड रिवॉर्ड फॉर एनी इन्वेस्टर्स गो टुगेदर। हायर द रिटर्न्स, नॉर्मली हायर द रिस्क। तो इसीलिए इसमें रिटर्न्स बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट कहीं साल का देखा जाए तो उसमें 1000% के ऊपर का रिटर्न है, कहीं कम हो गया है तो बिल्कुल माइनस 100% का रिटर्न है कि ऑलमोस्ट 70-80% तक का आपका पैसा चल गया। तो ये जो है वो इट इज फॉर पीपल हु हैव appetite for this kind of risk and who can have long term funds। देखिए आपको ऐसे है कि 1-2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद फीस के लिए पैसे चाहिए, वो पैसे आपके पास अभी फाजल पड़े हैं, तो आप समझ लें कि मैं बिटकॉइन में डाल दूं या क्रिप्टो करेंसी में डाल दूं, तो वो मत करिएगा, क्योंकि आपको जब निकालना होगा फीस के लिए तब इसके क्या हाल होंगे, कम होंगे ज्यादा होंगे, ये बहुत ही वॉलेटाइल है। इसीलिए आपके जो कोई फाइनेंशियल गोल के लिए पैसे रखे हो उसको मत इसमें डालिएगा। आपके पास स्पेयर पैसे हो, लॉन्ग रन पैसे हो, आपके एक मेंटल फ्रेम ऑफ माइंड ऐसा हो कि आप लॉसेस और प्रॉफिट को बराबर तरीके से हैंडल कर सकते हैं, तो आपको करना चाहिए। वरना ये चीज से दूर रहना अच्छा है। पहले इसको समझ लीजिए, करो तो बहुत कम करो, 100 रुपया है तो 1 रुपया करिए, देखिए आप कितना इसको हैंडल कर पाते हैं, उसके बाद करिए। ये हैंडल विद केयर वाली चीज है। बिल्कुल आपने सही कहा। तो दोस्तों, सवाल रोजी रोटी का इस कार्यक्रम में आज हमने आपको एक कर्टन रेजर प्रोवाइड किया, खास तौर से क्रिप्टो करेंसी पे, क्योंकि चर्चा का विषय तो बना ही हुआ है, लेकिन इसके साथ ही ये एकदम से एक हॉट केक की तरह मार्केट के अंदर है, जहां लोग एकदम से लालायित हो सकते हैं, अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो कदम बढ़ाइएगा थोड़ा संभाल कर, और हमारे कार्यक्रम देखते रहिए। हो सकता है आने वाले अगले हफ्ते के प्रोग्राम में या उससे अगले हफ्ते के प्रोग्राम में हम आपको क्रिप्टो करेंसी में होने वाले जो डेवलपमेंट्स हैं उसके बारे में आपको बताते रहेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ जाने से पहले कोई नयन भाई, कोई आखिरी सलाह आप देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, खासतौर से लाउ टीवी के दर्शकों को? मुझे लग रहा है कि अभी जैसे आपके पास रिस्क एपेटाइट हो और थोड़े पैसे हो, तो मैं समझ रहा हूँ कि मोस्टली ये क्रिप्टो करेंसी बैन होने की संभावना नहीं है। और चाइना ने साथ में अपने जो बैन है उसको बहुत कड़ा कर दिया है। तो पिछले 2-3 महीने में चाइना ने इसको इतना कड़ा करके ऑलमोस्ट क्रिमिनल एक्टिविटी के तौर पे गिना जाए ऐसा क्रिमिनल लायबिलिटी क्रिएट कर दी है। तो मैं समझ रहा हूँ चाइना में जो तकलीफ होने वाली है और उसके कारण जो अभी प्राइस कम होगा, वो जैसे इंडिया की समझ लो अगले महीने एक्सेप्टेंस आ जाएगी, जो मेरे हिसाब से बहुत हाई संभावना है, तो एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लोगों के लिए। और वो अपॉर्चुनिटी बराबर इवेल्युएट करके, और जैसे आपने कहा, मैं दोबारा एंड में रिपीट करना चाहूँगा, हम यहाँ किसी भी इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए या उसको रेकमेंड करने के लिए नहीं है, हम सिर्फ आपको वो बताने के लिए जो हम जानते हैं, और वो शायद जानने से आपको थोड़ा सा इसमें मदद हो। सिर्फ इससे मैं शेयर कर रहा हूँ कि ये एक अपॉर्चुनिटी भी है, पर साथ में
इसमें बहुत संभल के जाना है जैसे आपने कहा, और इसमें मतलब नुकसान होने के भी चांसेस इतने ही हैं, तो वो अपने आप को इवैल्यूएट करिए, आपके पोर्टफोलियो को इवैल्यूएट करिए और उसके बाद इसमें थोड़ा सा इन्वेस्ट करिए, तो मेरे ख्याल से फायदा हो सकता है। बिल्कुल आपने सही कहा। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे लेंगे विदा, इस डिस्क्लेमर के साथ कि ये एकेडमिक डिस्कशन था, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अपना रिस्क आप स्वयं असेस कीजिएगा। जहां भी आपको इन्वेस्ट करना हो दुनिया में, किसी भी फील्ड में, किसी भी डोमेन में आपको इन्वेस्ट करना हो। तो नयन भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, आप हमारे दर्शकों के थैंक साथ यू सो आए मच। और आपने बहुत बेबाकी के साथ बातें कही। और दर्शक मित्रों, हमें दीजिएगा आज्ञा और हम जल्दी मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में एक नए मुद्दे के साथ आप लोगों के साथ। धन्यवाद आप सबका। थैंक यू सर।